हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, रमसा का पहला वाला पार्ट अपलोड हो चुका है। ये पार्ट 2 है। इसमें भी मेन इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो यूज़ किए गए हैं, जिससे एमसीक्यू डायरेक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो रमसा की बात कर लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, और जो इसका डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के तहत इसका काम किया जाता है इस पे। और इसका जो टैगलाइन है वो है पढ़े चलो बड़े चलो, ये हम याद रखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान माध्यमिक शिक्षा की जो पहुंच है उसको बढ़ाने के लिए तथा जो देखिए एजुकेशन में गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए किया गया है, ताकि आपने देखा होगा इससे पहले बहुत सारी बार ये बात हो चुकी है कि एनरोलमेंट रेशियो जो है स्कूल में वो घटता जा रहा था। दिन प्रतिदिन बच्चे क्या हो रहे थे, ड्रॉप आउट रेट बढ़ रहा था, क्योंकि 614 तो गवर्नमेंट ने फ्री करी थी, लेकिन उसके बाद की एजुकेशन पूरी करने के लिए बहुत लोगों के पास पैसे नहीं हैं। और बहुत सारे समाज के कुछ वर्ग ऐसे हैं जो, जैसे लड़कियों की बात की जाए तो स्पेशली उनको एजुकेशन देना नहीं चाहते थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो पिछड़ी जनजाति या जाति से हैं, या फिर आप कह सकते हैं पिछड़े जो कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तक शिक्षा अभी तक प्रॉपर तरीके से पहुंच पाने में रास्ते जो हैं वो क्या है, बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उनके लिए विशेषकर काम किया गया था। ठीक है, तो भारत सरकार ने ये योजना जो चलाई थी, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए बेसिकली चलाई थी, किसमें, माध्यमिक शिक्षा में। अब बात करते हैं कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या थे। तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य था वो था हर घर से उचित दूरी पर एक माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराना। ठीक है, क्योंकि ये जो आपको पता है नामांकन जो है वो कम हो रहा था, एनरोलमेंट कम हो रहा था स्कूल में। उसी एनरोलमेंट रेट को आपको इंक्रीज करने के लिए ये जो आप बात कर सकते हैं सेकेंडरी एजुकेशन पे ये काम किया जा रहा था कि यार घर से जो है दूरी जो हो उचित दूरी पर, मतलब जैसे आपने देखा होगा आरटीई के तहत 1 किलोमीटर जो था आपका प्राइमरी के लिए था, 3 किलोमीटर जो था आपका एलिमेंट्री के लिए था। तो इसमें क्या कहा गया है कि 5 किलोमीटर का जो दायरा है उसके तहत तो आप स्कूल बनाइए ही। ठीक है, 5 किलोमीटर के दायरे में आप बात कर सकते हैं ये माध्यमिक शिक्षा। और आप माध्यमिक से जो ऊपर की शिक्षा है उसके लिए आप क्या करिए, 7 किलोमीटर के दायरे में बनाइए। तो इसका उद्देश्य जो है सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाना, लिंग, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता बाधाओं को दूर करना, यानी कि चाहे वो डिसेबिलिटी हो या इकोनॉमिक कोई प्रॉब्लम हो या जेंडर के तरीके से हो, इन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए ये काम किया गया है। और यह इसका भी सेम काम ये है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। यानी कि आप एक बात कह सकते हैं, लेकिन अगर सीधे क्वेश्चन आता है पेपर में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन किस में है, और वहाँ पे रूसा हो गया, एसएसए दोनों होता है, तो सर्व शिक्षा अभियान ही आंसर होगा। लेकिन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात करता है सर्व शिक्षा अभियान, या प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, ये कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आर्थिक और विकलांगता बाधाओं को दूर करना और माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के लिए काम किया गया था कि यूनिवर्सली सभी को ये माध्यमिक शिक्षा प्रदान हो, इसकी गुणवत्ता में सुधार किया जाए। आगे बात करते हैं मानव पूंजी उत्पन्न करने और भारत में सभी के विकास के लिए समानता के साथ साथ जीवन की गुणवत्ता में तेजी लाने के लिए भी पर्याप्त स्थितियां प्रदान की जाए। यानी कि आप लोगों को पता है विकास की दर कब बढ़ेगी, जब सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे। हाँ, तो ये एक मेन रीजन था कि ये योजना जो है अगर इस तरीके से कार्य करे कि हमारा देश क्या है पूर्ण रूप से फिर क्या करेगा, विकास करेगा, क्योंकि अगर सब पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो क्या होगा, इस योजना में क्या थे, बहुआयामी अनुसंधान, यानी कि आप कह सकते हैं इसमें मल्टी टाइप की आपकी जो रिसर्च है वो थी। तकनीकी परामर्श, यानी कि यहाँ पे काफी लोगों ने मतलब आप कह सकते हैं काफी गाइडेंस और काउंसलिंग्स के बाद इस पे काम किया गया। कार्यान्वयन और वित्त पोषण सहायता भी इसमें शामिल है, क्योंकि देखिए वित्त पोषण ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से काम होगा, है ना। तो याद रखेंगे कैब ने भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाया था, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा। आगे बात करते हैं, जैसे कि आपको ये बच्चा दिखाई दे रहा है, तो 1986 की नई शिक्षा नीति और कार्यवाही कार्यक्रम, वो बच्चा जो था वो इसी को दिखाने के लिए रखा गया था कि प्राइमरी एजुकेशन तो बच्चे की पूरी हो जा रही है, एक मासूम सा बच्चा, लेकिन उसके बाद क्या है, माध्यमिक लेवल पे बच्चे को क्या करना पड़ रहा है, ड्रॉप आउट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ सम इकोनॉमिक कंडीशंस। ठीक है, तो 1906 की जो शिक्षा नीति थी उसमें क्या उसमें कार्रवाई कार्यक्रम, और कार्रवाई कार्यक्रम जो था, ध्यान से दीजिएगा इस बात को, 1986 में आपकी शिक्षा नीति आई थी। सबसे पहली शिक्षा नीति आपकी 1968 में आई, फिर 1986 में आई थी। ये हम सारे पॉइंट याद रखेंगे, सिलेबस में यूनिट 5 में ये भी है।
और 1992 में क्या किया गया था, इसे रिवाइज किया गया था ना कि 1992 की सिफारिश क्या थी कि भारत सरकार ने क्या करा था कि उस टाइम पे ध्यान दिया था कि माध्यमिक लेवल जो है हमारा शिक्षा का, वो ही सबसे ज्यादा माध्यमिक लेवल जो था पहले तो सबसे ज्यादा जो दबा हुआ तबका था वो माध्यमिक लेवल ही था, और उच्चतर पे तो फिर बात ही क्या करें हम, है ना। माध्यमिक लेवल पे ही बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट दर ज्यादा थी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक पे क्या करा जाए, कोई योजनाएं बनाई जाए। तो इसके तहत 1992 में, क्योंकि देखिए एनईपी में 1986 वाले में इतनी ज्यादा कोई इस बारे में बात नहीं थी, तो 1992 में जब संशोधन किया गया तो इसके तहत बातें की गई, जिसके लिए बच्चों की जो उस टाइम पे एजुकेशन अच्छी हो सकती थी उसके लिए अलग प्रकार की आप क्या कह सकते हैं योजनाएं शुरुआत कराई गई। ठीक है, कौन कौन सी, एक आपकी थी IEDSS यानी कि पूर्व में IDSC, एक आपकी थी गर्ल्स हॉस्टल यानी कि देखिए रेजिडेंशियल हॉस्टल वगैरह होने चाहिए गर्ल्स के लिए। इसके बाद था व्यवसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन के बारे में बात कर रहा था कि एटलीस्ट बच्चा जो है आप उसने पढ़ लिया है तो उसके बाद बेरोजगार न रहे, एम्प्लॉयमेंट रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो ज्यादा न बढ़े, एम्प्लॉयमेंट रेशियो को बढ़ावा देने के लिए। अब और साथ ही साथ ICT स्कूल्स योजना है, क्योंकि देखिए समय बदल रहा था तो ICT बहुत ज्यादा जरूरी थी, इसलिए योजनाएं भारत में अच्छी गुणवत्ता की सुलभ और प्रासंगिक माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से। अब सीधा क्वेश्चन ये बन सकता है पेपर में कि बताइए ये जो आपका रूसा 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 तो अलग हो गया, रमसा जो आपका था ये किस लिए यूज होता है, जैसे कि, और इसके तहत क्या क्या चीजों पे बात की गई, क्या वो मेन पॉइंट्स थे, तो याद रखिएगा गर्ल्स हॉस्टल था मेन पॉइंट, व्यवसायिक शिक्षा के बारे में बात की गई उसको एक महत्वपूर्ण बिंदु मान के, और आईसीटी जो थी आपकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो थी वो कैसे करके सूचना और संचार माध्यम से प्रौद्योगिकी जो है किस तरीके से उसका विकास धीरे धीरे हो रहा है वो बढ़ाया जाए समाज में। ठीक है, तो इसके तहत भारत में जो आपकी माध्यमिक शिक्षा थी उसकी गुणवत्ता के लिए ये कार्यक्रम क्या किया था, इंटीग्रेटेड एक उद्देश्य था इसका, उसके लिए शुरुआत की गई थी। तो राज्य सरकार और स्थानीय सरकार जो थी वो स्वशासन की साझेदारी में इसके तहत 4 मौजूदा योजनाओं में सबसे बड़ा जुड़ाव था। देखिए 4 मौजूदा इसके अंदर योजनाएं थी, ठीक है, जो मतलब मेन थी। कौन कौन सी थी थोड़ा देख लेते हैं, पहले तो बात कर लेते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या थे। ठीक है, अगर आप नोट करा बना रहे हैं तो इसको जरूर नोट करिएगा। यह योजना जो थी किसी भी बस्ती से उचित दूरी के भीतर एक माध्यमिक विद्यालय प्रदान करने के लिए, यानी कि आप कह सकते हैं कि 5 वर्षों के भीतर जो कक्षा आपकी 9th और 10th है उसके लिए 2005 और 6 में, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी बताया था, 52.26% क्या था एनरोलमेंट जो आपका था हो रखा था। ठीक है, मतलब कि आप बच्चों ने जो नामांकन किया था स्कूल में वो कितने बच्चों ने किया था, 52.26%, क्योंकि बहुत कम था। तो गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए इसको बढ़ाने का आपको क्या रखना पड़ेगा, उद्देश्य रखना पड़ेगा, इसके लिए इसको 75% तक का नामांकन अनुपात प्राप्त करने की परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से परिकल्पना ऐसी की गई कि ये जो आपका ड्रॉप आउट रेशियो है इसको कम किया जाए, एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाया जाए यानी कि नामांकन संख्या बढ़ाई जाए, इसके लिए काम किया गया। याद रखिएगा पहले 52.26% था तो उसको बढ़ा के 75% तक का क्या करा, मतलब सपना देखा गया एक तरीके से। सभी माध्यमिक विद्यालयों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। ठीक है, याद रखेंगे माध्यमिक स्तर पे चाहे कितने भी तरीके के स्टैंडर्डाइज चीजें आपको प्रोड्यूस करानी पड़े, उनको बनाते हुए उसकी गुणवत्ता में सुधार करना इसका एक लक्ष्य था। लिंग, सामाजिक स्तर, आर्थिक और आप कह सकते हैं डिसेबिलिटी, ये सारी बाधाओं को दूर करना भी इसका एक लक्ष्य था जो मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ माध्यमिक स्तर की शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करें, मतलब आप कह सकते हैं सभी को क्या हो ये शिक्षा प्रदान हो, चाहे वो आर्थिक लेवल पे हो, लैंगिक लेवल पे हो, किसी भी लेवल पे हो। ठीक है, चाहे वर्ग के लेवल पे हो। अब एक और चीज इसमें बात की गई, 2020 तक प्रतिधारण को बढ़ाना और सार्वभौमिक बनाना, रिटेंशन को बढ़ाना है और सार्वभौमिक क्या करना है, बनाना है, इसके बारे में इसमें बात की गई। अब जो कुछ मेन पॉइंट्स और हैं इसके, भौतिक सुविधाएं क्या क्या थी, गुणवत्तापूर्वक हस्तक्षेप के बारे में क्या बात करी, और इक्विटी हस्तक्षेप के बारे में क्या बात करी। ध्यान से सुनिएगा, आपकी यहाँ पे कह सकते हैं आप फिजिकल जो फैसिलिटीज थी वो क्या प्रोवाइड की गई, गुणवत्तापूर्वक क्या हस्तक्षेप कर गई, यानी कि क्वालिटेटिव फॉर्म में आप क्या कह सकते हैं कैसे क्या इंटरप्रिटेशन दी जा सकती है क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए, उसके बारे में बात करी। और साथ ही साथ इक्विटी हस्तक्षेप यानी कि इक्वालिटी के लिए क्या इंटरप्रेट किया जा सकता है, इसके बारे में भी इसमें बात की। तो अब बात करते हैं भौतिक सुविधाओं की। ठीक है, भौतिक सुविधाएं जो थी, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, यानी कि कई बार ऐसा होता है विद्यालय में बहुत सारी क्लासेस एक ही चीज में बना देते हैं, एक साइड केमिस्ट्री लैब चल रही है उसी के बगल में वहाँ पे कुछ होम साइंस से रिगार्डिंग हो रहा है, या आप कह सकते हैं कुछ एक क्लासेस भी चल रही है उसी के बगल में, तो इस तरीके के काम आपको नहीं करने हैं। मतलब आपकी जो स्कूल में ऑलरेडी क्लासेस होती हैं वो तो होने ही होने, साथ ही साथ एक जो आप कह सकते हैं
एक एक्स्ट्रा क्लास उसके साथ साथ होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही साथ प्रयोगशालाएं, यानी कि देखिए फिजिक्स लैब, अगर फिजिक्स आपको पढ़ानी है तो फिजिक्स लैब होनी चाहिए, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री लैब होनी चाहिए। इसी प्रकार कई बार हो सकता है ज्योग्राफी के से रिलेटेड कुछ आंकड़े हों, उसके लिए उसका अपना एक अलग, तो लैब्स वगैरह जो होती हैं जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में होती है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में तो ये के लिए लैब्स होनी चाहिए। साथ ही साथ पुस्तकालय यानी कि लाइब्रेरी होनी चाहिए। कला एवं शिल्प कक्ष, यानी कि आपको पता है ड्राइंग वगैरह अगर कहीं पे कराना है या कहीं पे क्राफ्ट वर्क जो होता है, ड्राइंग और क्राफ्ट से रिलेटेड अगर कोई काम कराना है तो उसके लिए एक रूम होना चाहिए या सुविधाएं प्रदान होनी चाहिए, इसमें रूम के बारे में बात नहीं है। शौचालय ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे इससे ही परेशान होते हैं। यहाँ पर को क्या है, आप कह सकते हैं जेंडर डिफरेंसेस जो होते हैं उसके तहत दोनों जो हमारे कह सकते हैं आप जेंडर होते हैं परेशान हो सकते हैं, इसके लिए तो इसमें भी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, इसके बारे में बात की गई। साथ ही साथ पानी जो पानी होता है पीने का, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए सही से। और दूर दराज के क्षेत्रों में शिक्षक के लिए आवासीय छात्रावास, आप लोगों ने देखा होगा अब धीरे धीरे सुधार आने लगा चीजों पे। टीचर के लिए क्या बनाए जाते हैं, मतलब कोई पे टीचर के लिए रेजिडेंशियल प्लेसेस अब बनाए जाते हैं। पहले से बहुत पुराने जमाने की अगर आप बात करोगे तो बहुत दूरों दूरों मीलों चढ़ के वो पैदल आया करते थे, तो इस योजना के तहत ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हुई। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आज 4 ऑप्शन बना के आपको दिया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इससे हटके भौतिक सुविधाएं और गुणवत्तापूर्वक हस्तक्षेप और इक्विटी हस्तक्षेप से ही आगे की हम बातें कर रहे हैं कि और क्या क्या इसमें क्वालिटेटिव चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं खासतौर पे। मतलब मैंने भौतिक वाला आपको पढ़ा चुकी हूँ ऑलरेडी, भौतिक सुविधाएं आपकी क्या क्या थी, लाइब्रेरी वगैरह ये सारी चीज़ें। अब गुणवत्तापूर्वक हस्तक्षेप क्या क्या था, यानी कि क्वालिटेटिव रूप से क्या बात करी इसने, ठीक है। तो पीटीआर को 30:1 तक कम करने के अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, आप लोगों ने देखा होगा आरटी के तहत साफ सीधी सी बात की गई है कि अगर प्राइमरी के अंदर आप बात कर रहे हैं तो 30:1 आपका क्या होना चाहिए, मतलब 30 बच्चों पे एक शिक्षक, इस तरीके से उसमें बात करते हैं ना। तो यहाँ पर को क्या बात की गई कि ये जो 30:1 है तक कम करने के लिए अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति, ज्यादा से ज्यादा शिक्षकों की क्या करी जाए, नियुक्ति की जाए। जैसे कि आप लोगों ने ध्यान दिया होगा बड़ी क्लासेस में 35:1 हो जाता था ये, है ना। फिर क्या बोलते हैं, अगर 200 से अधिक की संख्या होती थी एक पर्टिकुलर स्टेज के बाद 40:1 हो जाता था। तो उन्होंने ये बात करी क्योंकि स्कूल से ड्रॉप आउट की दर बहुत ज्यादा है, तो नामांकन ज्यादा तभी होगा जब टीचर्स भी वहाँ पे प्रोवाइड होंगे, इसलिए टीचर्स को का जो रेशियो है वो बढ़ा के 30:1 का कर दिया जाए। साथ ही साथ विज्ञान गणित और शिक्षक अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान दें, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स होते हैं एजुकेशन के। वैसे देखिए कोई भी सब्जेक्ट बुरा नहीं है, लेकिन जो मेन सब्जेक्टों के बारे में इन्होंने बात की है वो है विज्ञान गणित और अंग्रेजी शिक्षा, ठीक है, इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, यानी कि टाइम टाइम पे टीचर्स को भी क्या दी जानी चाहिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग, यानी कि मतलब इंस्ट्रक्शंस दिए जाने चाहिए या ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा टीचर्स की ट्रेनिंग अब ज्यादा फोकस में लाई जाती है। विज्ञान प्रयोगशालाएं होनी चाहिए। आईसीटी सक्षम शिक्षा होनी चाहिए। आईसीटी सक्षम शिक्षा से मतलब यहाँ पे ये है कि शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा आईसीटी का प्रयोग हो, ठीक है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, आप पुराने जमाने में अगर आप देखते हो तो बोर्ड, जब हमारी बोर्ड्स वगैरह में ड्यूटी लगती थी तो क्या होता था कि बोर्ड में बोर्ड की जो अभी भी इसी तरीके से होता है, जब पेपर्स जाते हैं तो वो पूरा बंद होके जाती है, लेकिन बहुत सारे पेपर्स अब धीरे धीरे क्या होने लगे, बहुत सारे कार्य जो बोर्ड जैसे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हल्के फुल्के होते हैं, उनमें आपको हार्ड कॉपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे आप क्या कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बनाए होते हैं, आप उसमें सेंड कर दीजिए, उसके थ्रू थोड़ा सा उसको इधर उधर प्रचार प्रसार कर लीजिए, तो ये काम अब ज्यादा होने लगा। सूचना और तकनीकी को क्या दिया सरकार ने, बढ़ावा दिया। अब है पाठ्यचर्या सुधार और शिक्षण अधिगम सुधार। एक तो पाठ्यचर्या जो है उसमें सुधार किया जाए, यानी कि टाइम टाइम पे आपका जो करिकुलम है या आपका जो सिलेबस है वो अपडेट कर दिया जाए। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा जब कोरोना चला था तो बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस करा गया, फिर कुछ नई चीजें एक्स्ट्रा उनके लिए ऐड की गई, केस स्टडी वगैरह जो आई है, तो इस तरीके से। और शिक्षण अधिगम सुधार, यानी कि टीचिंग और लर्निंग में भी क्या होना चाहिए, टाइम टाइम पे सुधार के लिए चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, गुणवत्ता पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इक्विटी हस्तक्षेप के बारे में क्या बात करिए। तो इक्विटी हस्तक्षेप के अंदर माइक्रो प्लानिंग में विशेष फोकस, जो माइक्रो प्लानिंग होती है उसमें विशेष फोकस करना जरूरी है, ठीक है। और उन्नयन हेतु आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता, अगर आपको बढ़ावा देना है तो ये जो आश्रम विद्यालय हैं ये होने चाहिए। साथ ही साथ यानी कि रेजिडेंशियल स्कूल्स वगैरह भी। इसके बाद स्कूल खोलने के लिए एससी एसटी अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र को प्राथमिकता, यानी कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे एससी एसटी और बहुसंख्यक, आप कह सकते हैं अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र क्या कहा है, यानी कि जहाँ पे माइनॉरिटीज वगैरह हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में है, और उन इलाकों में अगर स्कूल खोलने की गुंजाइश बन रही है, वहाँ पे बहुत नजदीक में विद्यालय नहीं है, तो वहाँ पे विद्यालय बना जा सकता है, इसके लिए भी प्रावधान लिया गया। कमजोर वर्ग के लिए विशेष नामांकन अभियान, यानी कि जो आप कह सकते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या वीक
हैं ऐसा वर्ग या बीपीएल वगैरह भी इसमें आ सकते हैं, तो उनके लिए क्या किया गया, विशेष नामांकन अभियान लिया गया। ठीक है, स्कूलों में अधिक महिला शिक्षक, जैसे कि आप देख भी सकते हैं आरटी के तहत 25% क्या है सीटें रिजर्व है ईडब्ल्यूएस के अंदर, है ना। तो ये सारे काम क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही है, इस तरीके की बातें भी इसके तहत की गई। लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट ब्लॉक, ठीक है, इसके बारे में बात किया गया। और स्कूलों में महिला शिक्षक क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इसके तहत भी बात की गई है। इसके अंदर महिला शिक्षक क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप रखिए। ठीक है, मतलब ये वही इक्वलिटी जो है एक तरीके से इक्विटी के अंदर लाने की टेंडेंसी, मतलब कि समानता नहीं तो समता सही। अब है स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बच्चे इस तरीके से पढ़ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, तो इसमें सुधार लाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप उनके जो ये बैठने वगैरह की व्यवस्था है उसको ठीक करें। और अगर आप सामने से क्या है, अगर आप इलेक्ट्रिकल बोर्ड वगैरह में पढ़ा रहे हैं तो उससे ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में शामिल कर दिया गया है। अब स्कूलों में आईसीटी आरएमएम, आप ऐसे कह सकते हैं आरएमएसए का क्या है, एक घटक, यानी कि वही रमसा का एक घटक है। यह योजना विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और अन्य भौगोलिक बाधाओं वाले छात्रों के बीच डिजिटल विभाजन को बांटने के लिए क्या है, प्रमुख उत्प्रेरक है। ठीक है, मतलब ये योजना जो है कुल मिला के आप ऐसे कह सकते हैं कि डिजिटली अगर आप चीज़ों को दिखा रहे हैं तो आप इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से उत्प्रेरक के तौर पे भी काम कर सकता है, उनको ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में वो समझ पाएंगे। आप स्लाइड्स के तौर पे दिखा रहे हैं, आप कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्लास में अलग अलग तरीके से आप क्या कर रहे हैं, 3D शेप्स उनको इन्वॉल्व करा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। और इसी के साथ साथ ये जो योजना थी केंद्र शासित प्रदेशों के स्थायी आधार पर कंप्यूटर लैब भी स्थापित करने की सहायता प्रदान करती है, यानी कि कंप्यूटर लैब्स भी क्या होंगी, अगर स्थापित की जाएंगी तो आईसीटी और ज़्यादा मात्रा में प्रमोट होगा। ठीक है, ये भी इसके तहत है। इसके बाद परियोजना निगरानी प्रणाली यानी कि पीएमएस, तो दक्षता बढ़ाने यानी कि आप कह सकते हैं स्किलफुल बनाने के लिए इसके तहत क्या किया गया, कार्यान्वयन को प्रबंधित करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का लाभ उठा पाएं, इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम यानी कि वेबसाइट में एक परियोजना निगरानी प्रणाली, यानी कि वेबसाइट के अंदर पीएमएस क्या की गई, डाली गई। ठीक है, जिसमें कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, सभी घटकों जिसके अंदर की आपकी सभी चीज़ें आ जाएंगी की स्थिति आप देख सकते हैं। जीएच और वी एकीकृत आरएमएसए, यानी कि एकीकृत आप इंटीग्रेटेड फॉर्म पे रमसा जो है, भारत सरकार की विज्ञप्ति क्या है, अनुमोदित परिव्यय क्या है, यूडीआईएससी के अनुसार कवरेज शिक्षकों की स्थिति, यानी कि शिक्षकों की स्थिति क्या क्या है अभी प्रेजेंट पे, और अनुमोदन के की स्कूलवार सूची, स्कूलवार अंतराल, ये सारी चीजें क्या इसके अंदर होंगी। इसके अलावा संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा भौतिक और वित्तीय मासिक प्रगति रिपोर्ट भी पीएमएस में ऑनलाइन जमा की जा सकती है। देखिए, तो क्या है कि आप प्रगति कितनी हुई है, जैसे कि इसके तहत ना मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर सपोज दैट एक टीचर है और अगर उनका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है साल के फाइनल में, तो उनको क्या होता है कि मतलब अगर सारे बच्चे उनके सब्जेक्ट में पास होते हैं तो वो उनके उसमें एक चीज ऐड होती है। इस तरीके की भी बहुत सारे कार्यक्रम क्या है इसके अंतर्गत, मतलब ये बात सारी होती है, ऑब्वियसली इंटर रिलेटेड चीजें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं परियोजना निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन का प्रमुख उद्देश्य है। अब इसके तहत क्या बात की गई कि हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता से बचने के लिए, सिवाय इससे कि जहां यह अन्यथा अनिवार्य हो, जैसे कि मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल दिया भी था। अब इसमें इसके तहत ऐसा कि पहले क्या हुआ करता था ना, छोटी छोटी चीजों में भी ड्राफ्ट बनाइए, ये दीजिए, इधर से उधर भेजिए, ये सारी चीजें मतलब पे ध्यान दिया जाता था। अब इन चीजों पे ध्यान नहीं दिया जाता है। अब ये कि आप हार्ड कॉपी जमा करने की आपको आवश्यकता अगर नहीं पड़ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, कोई और अनिवार्य मतलब ऑप्शन भी आप ढूंढ सकते हैं। आपने किसी मतलब एक तरीके से आपने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, वहां भेज दिया, क्या प्रचार प्रसार कर दिया, किसी अन्य माध्यम से कोई चैनल आपने बनाया है, इस तरीके से। उसके बाद है अनुमोदन विज्ञप्ति वित्तीय स्थिति के संबंध में सिस्टम में पारदर्शिता और सटीकता रखना, यानी कि क्या है, अगर कोई वित्तीय स्थिति है या अगर आप कोई भी विज्ञप्ति निकाले तो इसमें क्या होगी, पारदर्शिता भी आपको रखनी होगी। इसके बारे में बात करी है। वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, यानी कि जो आप कह सकते हैं जहाँ ऐसी जगह जहाँ पर से फाइनेंशियल वाली ये सारी चीजें होती हैं उसको सुव्यवस्थित रखना। कार्यक्रम कार्यान्वयन के निचले स्तरों तक निधियों को सही समय पर पहुंचाने की सुविधा प्रदान करना, और बेहतर वित्तीय प्रबंधन में मदद के लिए कार्यान्वयन के लिए वास्तविक आवश्यकता का अधिक सटीक आकलन, यानी कि वित्तीय प्रबंधन जो है वो बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इसलिए जो आप मतलब जो बंदा बैठा है आंकड़ा लगाने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, है ना, अकाउंट्स वगैरह में जो होंगे वो भी क्या होने चाहिए, आपकी वास्तविकता में सटीक होना चाहिए वो आकलन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स इसके तहत रखे गए। तो कैसे लगी आज की क्लास आपको, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।